अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट में खुश आमदीद। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज सुबह सवेरे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर नई एनर्जी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी होस्ट मुस्कुरा रही हैं। होता यह है कि जब स्टैंड बाय पे जा रहे होते तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वहाब साहब, वो 10, 9, 8 करके बता रहे थे कि जल्दी 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 जाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फौरी तौर पर करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है ये चाय का कप, ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज होती है कोई ना कोई ऐसा चुटकुला देना होता है जिससे अफशीन के चेहरे पे खिलखिलाती मुस्कुराहट आ जाए, पूरी बत्ती सी नजर आए। तो ऐसा क्या चुटकुला आप बताना चाहेंगी? नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये कि जब इंसान का ड्रेसिंग और जो अटायर है वो सब इतना अच्छा होना तो खुद ब खुद पर्सनालिटी ग्रूम करती है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे माशाल्लाह आपका ये जो अटायर है और ये जो वार्डरोब है बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये चैनल का बड़ा शुक्रिया कि भाई ख्याल रखा जा रहा है भाई एंकर्स का, खास तौर पे फीमेल एंकर्स का ना बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, विच इज वेरी गुड। मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे हम। और वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, फिर आगे कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। तो ये अच्छी बात है। बहरहाल आज की अच्छी बात क्या बताने जा रही हैं अफशीन आप? अच्छी बात ये है कि हिकायत भी मशहूर है काफी कि इंसान को जिंदगी में कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और इस बात में वाकई सच्चाई है, क्योंकि इंसान जब मुश्किल हालात में अपने अंदर की उम्मीद को खत्म कर देता है तो हारने लगता है और टूट जाता है। लेकिन जो लोग हर किस्म की सूरत हाल का सामना रखने की जुर्रत रखते हैं और मजबूत दिल के साथ रखते हैं और डट जाते हैं, यकीनन वो जीत जाते हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है आज की। और यानी कि आपका कहने का मकसद अफशीन के विल पावर इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए। और बेसिकली काम की बात ये भी कि हम सबको चाहिए कि अपने अंदर की जो उम्मीद है ना उसको हमेशा जिंदा रखें और हार कभी ना मानें। क्योंकि अगर आप खुद से हार जाते हैं तो फिर आपको दुनिया के अंदर हर शख्स ऐसा लगता है जीता हुआ है और मैं ही हारा हुआ। और कल ही मैंने एक अच्छा सा एक स्टेटस अपलोड किया, जो चीज मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहूंगा, विच इज वेरी गुड थिंग। और एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट से ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि क्या हुआ, आप ये सोच रहे हैं कि वो आगे निकल गए, वो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और आप ठहर गए हैं, रुक गए हैं या कहीं ना कहीं टूट गए हैं, तो इंतजार नहीं कीजिए, जरा सा ऊपर देखिए आसमान की तरफ, गहरी निगाह डालिए। ये जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं इनको एक दफा ऑब्जर्व करें, लंबी सी सांस लें, उसके बाद एक मुस्कुराता चेहरा जो है आसमान की तरफ करके फिर दोबारा दौड़ना शुरू कर दें। अब की बार जो आप दौड़ेंगे ना तो रुकेंगे, ना ही टूट सकेंगे, ना ही ठहर सकेंगे। और जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, आप आगे निकल जाएंगे। जबरदस्त बिलाल, ये तो बहुत अच्छी बात। और आपने जो स्टेटस अपलोड किया है, ना सिर्फ उसको आपने खुद से ऑब्जर्व किया है, फायदा क्या, वो स्टेटस आपने तो देखा नहीं है, मुझे यहाँ बताना पड़ता है कि ये लगाया था कल। नहीं, आपने बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात जो आपने विल पावर की है ना, तो विल पावर जिस इंसान में होगी जो माइंड पावर से चलते हैं और अपने अंदर इतने मजबूत होते हैं कि फिर उनको दुनिया की कोई भी हालात दिल शिकस्ता नहीं करते और वो फिर डट जाते हैं अपने काम में, तो वही लोग फिर आगे निकलते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अब इनकी ये जो बीमारी है मरीज की, ये बहुत हाई स्टेज पे चली गई है, लेकिन आप विल पावर को अपने स्ट्रांग रखें और आप देखेंगे कि आप रिकवर कर जाएंगे। बहुत सारे लोग अफशीन हमने ऐसे देखे जो उनको पता होता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ही मदद करेगा, लेकिन वो अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि ये जो मैं दवाई खा रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे फायदा हो रहा है। इंटरनली वो सोचने लगते हैं। दिमाग की ऐसी ताकत होती है कि आप जैसा सोचते हैं ना, जिस्म वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करता है। आप कभी देखें, कभी आप उदास हो, उदास होते होते आप देखेंगे आपका बीपी लो हो जाएगा, आपको अजीब अजीब से अफसरदा ख्यालात आने लगेंगे, पुरानी मोहब्बतें याद आने लगेंगी। एक साथ सारी चीजें मिलकर वो आपका डिप्रेशन इतना स्ट्रांग कर देता है कि लगता है आगे कोई उम्मीद ही नहीं है। उसके बाद होता क्या, आप सडनली एक काम करें, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हमारे मरहूम उमर शरीफ भाई को, आप उनका कोई स्किट लगा के देख लें, कोई उनका कॉमेडी का कोई शो लगा के देख लें या कोई थिएटर लगा के देख लें उसी अफसरदा मोमेंट के अंदर। उसके बाद जब आप मुस्कुराना शुरू करते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू होता है, आपकी सांस दोबारा से बहाल होती है, आपको फिर वो जो बोझल ख्यालात है ना वो छोड़कर अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। फिर आप ऑटोमेटिकली कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को भी आज शामिल करेंगे। आज टॉप स्टोरीज भी हम जरा शेयर करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज हैं। जी अफशीन, आज क्या करने जा रहे हैं हम? तो आज जो टॉप स्टोरी है उसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़ई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है, जबकि आसिम इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा वाज़ेह तौर पर कि सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली का जो मामला है उस पर भी जो है वो मामला इजलास में उठाया गया। जबकि उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफ़ाफ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बेसिकली वी आर रेडी टू कोऑपरेट। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन और सलामती को शदीद खतरात भी लाहक हैं। जरूर हैं और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम तैयार हैं और खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। तो वही बात है कि सबसे पहले हमें जो निगोसिएशन है ना, उस टेबल पे आना चाहिए और बजाय इसके कि बच्चों की तरह लड़ाई में कूद पड़े, बैठकर बात करना चाहिए। एक चीज है, इंडिया को यानी कि भारत को, एक तो इतने सारे नाम है, बहरूपिये होते हैं। वो कहते हैं, हम कहा करते थे कि आपके पास कितने नंबर से कॉलिंग नंबर, तो एक साहब ने कहा मेरे पास 2 नंबर है। तो आपने किसके अंदर, आप 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर आपने रखा, ऐसा नहीं मुझे है। समझ नहीं आता ये 2 नंबर। तो ये जो भारत जो है ना वो 2 नंबर इस वक्त पॉलिसी चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किसी दाना ने, किसी अक्लमंद शख्स ने कहा था कि इनकी इतनी सकत नहीं है कि ये हमसे लड़ाई कर सकें, जंग कर सकें। इन दी एंड होना ये गीदड़ भपकियों के बाद आकर टेबल पे बैठेंगे और टेबल के अंदर आजकल ये मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, क्योंकि उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं कि अब एटलीस्ट मुज़ाकरात के लिए आकर बैठे और इस मामले को सेटल डाउन करते हैं डिप्लोमेसी के जरिए, पॉलिटिकल सिनेरियो के जरिए। तो अब ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन आसिम इफ्तिखार साहब वेरी गुड चैंपियन फॉर मी एज वेल, फॉर द नेशन एज वेल। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये आपकी नेशन पॉलिसी होती है, स्टेट पॉलिसी होती है। तो इस वक्त स्टेट को ये खराज तहसीन पेश होता है। ख़ास तौर पे हम अगर पूरी कैबिनेट की बात करें, फेडरल कैबिनेट, और उसको लीड कर रहे हैं, जो चेयर कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे लेकर बात करें, या फिर अस्करी ताकतों की बात करें, जो चीफ साहब हैं हाफिज साहब, और उनकी पूरी एक जो बटालियन है, ये दोनों मिलकर एक पेज के ऊपर खड़े होकर जिस तरह से मुल्क का नैरेटिव आगे लेके जा रहे हैं, मतलब सुपर्ब। और आप ये भी तो देखें ना, पाकिस्तान के अलायंस में कितने लोग मौजूद हैं। मलेशिया ने, ईरान ने, चाइना ने, तुर्की ने, सबने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की है और उसका साथ देने की आयादी किया है। लेकिन जबकि भारत के साथ इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो। तो भारत की ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आती कि वो हर दूसरे दिन भारत की सिचुएशन उनको खुद भी समझ में नहीं आ रही। हम किस सिचुएशनशिप का शिकार हो गए आजकल। वैसे पहले रिलेशनशिप होते थे, अब चलते सिचुएशनशिप। तो भारत अपने ही इंटरनल मामलात के अंदर ऐसी सिचुएशनशिप में फंसा हुआ है कि उसको खुद नहीं पता कि ये आपने वो होता है ना उड़ता हुआ तीर, वो तीर जो है ना वो निशाने पे लग गया। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास और इफ्तिखार साहब यानी कि आसिम इफ्तिखार साहब की ब्रीफिंग, पाकिस्तान ने सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली का मामला भी उठा दिया है, जबकि सिंध-ताज़ मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। साथ साथ आसिम इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे पहलगाम वाक़े से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसके सबूत भी अभी तक भारत पेश नहीं कर चुका है। और दूसरा ये कि जो सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली है वो आलमी क़वानीन की जब खिलाफ वर्जी है, तो भारत एक खिलाफ वर्जी पर क्यों अमल कर रहा है? क्यों वो इस तरह से पाकिस्तान को बार बार इसी बात पर मजबूर कर रहा है कि वो जंग की तरफ जाए? अच्छा, झूठा इल्ज़ाम भी तो साबित हुआ है ना, उसके ऊपर भी जरा सा आते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो फिर एक बार फिर झूठा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया गया है। आज़ाद कश्मीर में किसी दहशतगर्द जो ट्रेनिंग कैंप की कोई शवाहिद नहीं मिल सके। मतलब कुछ भी होता है ना, वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर इन्होंने कोई कैंप लगाए हुए, उस कैंप के अंदर जाके ये ट्रेनिंग देते हैं और फिर ये भारत के अंदर भेजते हैं। इतना फारिग टाइम नहीं है हमारे पास, वी हैव अदर बिजनेसेस टू डू एज़ वेल। कोई वो अपना जुल्म सितम का निशाना बनाने लगते हैं, जबकि भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर के इलाके जो है वो वहाँ पर दहशतगर्दों की तरबियती कैंप्स मौजूद होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मतलब हद दर हद और उसके बाद एक और हद, फिर आ जाती है भारतीय सरहद। तो उस सरहद से पहले जो आप हद कर देते ना भारतीयों, उसके ऊपर जगहसाई हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मीडिया भी हंस रहा है इसके ऊपर।
बिल्कुल, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया का एलओसी से 26 किलोमीटर के फासले पर बेलानूर शाह का दौरा उन्होंने किया है और भारतीय इल्जामात के बरक्स इलाके में पुरअमन माहौल देखा है और जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा देखी है। तो मुकामी शहरियों ने भी यही कहा है कि 37 साल से दूर दूर तक कोई कैंप नहीं देखा और मामूलात जिंदगी अच्छी तरह जारी है और दुनिया भी ये तस्लीम कर रही है कि यहाँ कोई जहादी कैंप नहीं था। अल्लाह। तो बेलानूर शाह के इलाके में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। और वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता रहा है और उनकी सारी हिकमत अमली जो है वो बचकाना है। अच्छा, एक मजे की बात, ये जो क्लिप है ना, ये देखिए कि ये डायरेक्ट जो है वो भारतीयों के पास जाना चाहिए और भारतीय गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और सोशल मीडिया इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखे। इन्होंने कैंप देखा, अरे बावला वो मेडिकल कैंप था। हमारे यहाँ जो है ना वो मेडिकल कैंप्स बड़े लगते हैं, हमारे यहाँ खिदमत खल्क खुदा की जो खिदमत है ना वो बड़ी की जाती है। हमारे यहाँ फलाही इदारे जितने काम करते हैं पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ फलाही इदारे सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं। आपको भी ट्रीट कर देंगे जो भारतीय। जब आप आके गिरते हैं ना तो आपके अभिनंदन को जो टांके लगे थे और जो उसका खून साफ करवाया गया था वो भी मेडिकल कैंप में ही था, वो कोई जिहादी कैंप नहीं था। दैट वाज सिंपली स्पेसिफिकली प्रिसाइजली अ मेडिकल कैंप। उसके अलावा कोई कैंप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी दूरबीन से नजर नहीं आए। तो आप कौन सा ऐसा टेलीस्कोप, ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं कि आपको वो जिहादी कैंप नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पर एक और भारतीय इल्जाम झूठ साबित हो गया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का एलओसी से 26 किलोमीटर के फासले पर बेलानूर शाह का दौरा और भारतीय इल्जामात ने इसके बरक्स इलाके में मामूल की जिंदगी रवा दवा रखने की बात की है। तो मेरे ख्याल में जब ऐसी कोई बात नहीं है तो भारत को भी अपनी इन साजिशों से बाज आ जाना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं चीफ साहब के हवाले से। हाफिज, हमारा मुहाफिज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्द दरअसल बलोच कौम की इज्जत और वक़ार पर धब्बा है। ऐसा क्यों है कि बलोच जो हैं वो इतनी जल्दी से वो ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह के हरकतों पर उतर आते हैं? मेरे ख्याल में आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 15वें सेशन के शुरा से गुफ्तगू करते हुए भी कहा है कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशें और उभरते नताइज गुमराहकुन और प्रोपेगेंडो को अब बेहतरीन जवाब है। उन्होंने सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहते हुए कहा है कि नौजवानों में शऊर उजागर करने के लिए उनकी शराकत बहुत अहम है, यानी जितने भी बलोच पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसमें शिरकत करनी चाहिए और पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाहा है। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया तो कौम की इज्जत और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। जबकि साथ साथ चीफ साहब ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौमियत नहीं होती है और उसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद, मजबूत इरादे से ही मुमकिन है। जबकि उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि दहशतगर्दी यानी कि टेररिज्म के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, बलोचों के हवाले से चीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर कोई किसी को मंसूब कर रहा है बलोच कौम से कि बलोच ही इस तरह के हैं, ऐसा नहीं है। चीफ साहब का कहने का मकसद ये कि अगर कोई है, आइडेंटिफाई होता है वो इस रंग, नस्ल या कौमियत से है तो वो उस कौम के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबलंदी है, पंजाबी है तो पाकिस्तान की शादाबी है, बलोच है तो अच्छी सोच है, पठान है तो चटान है और अगर महाजिर है तो पाकिस्तान के लिए हाजिर। क्या बात है तो बिलाल, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। और मेरे ख्याल में जो ये जंगे करते हैं और जो भी ये दहशतगर्दी फैलाते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हर मजहब, हर कौमियत से ताल्लुक रखता है। वही बात ना कि बुरे लोग हर जगह होते हैं और अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं। ओवरऑल सबको नहीं कह सकते, पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं हो सकता, पूरी कौम खराब नहीं हो सकती, उसमें कुछ गंदे अंडे होते हैं, तालाब के अंदर गंदी मछलियां होती हैं, तो आप उस मछली को जरा सा निकाल के बाहर रखें और फिर उसके बाद आप उस तालाब को दोबारा साफ कर दें। बिल्कुल। तो दूसरी हमारी स्टोरी है कि मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संग मील उबूर किया गया है। पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पाकिस्तान ने 120 किलोमीटर तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये आज की सबसे अच्छी स्टोरी है जिसकी वजह से भारतीय नरेंद्र मोदी को
कल रात में नींद नहीं आई। हाँ, बिल्कुल और डेटरेंस है। कॉल्स की हैं, मतलब कहाँ यू जस्ट नेम इट, कौन कौन से बड़े ममालिक हैं उधर कॉल्स की हैं, लेकिन फोन इंगेज जा रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान से राब्ते में थे और ये कह रहे थे कि भाई मिसाइल का बताओ क्या हुआ, क्या है, कामयाब जो है वो अमली जामा पहनाया है कामयाबी को या नहीं है। जबकि आईएसपीआर ने वाजे किया, बताया कि मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मारने की जो है वो सलाहियत रखता है, जबकि मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया है और ये तजुर्बा कामयाब साबित हुआ है। जबकि तजुर्बे के जो मकसद है वो फौजी तैयारी और जो टेक्निकल सलाहियतें हैं उनकी जांच पड़ताल करना था। और तजुर्बे के जरिए मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्ती सिमत अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की तौसीक की गई है। तरबियती तजुर्बे का पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसरान के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया है। ठीक है, और सुबह सवेरे जब तक चिटचैट हो रही होती है, टॉप स्टोरीज चल रही होती है, टॉप स्टोरीज के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी हम यहाँ पर रखते हैं और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए हमारे ही चैनल के सीनियर एंकर हैं और प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त और बड़े दबंग अंदाज में, भारतीयों को ललकारते भी हैं और भारतीयों की वो जो बचकानी ललकार होती है छोटी सी ना, उसका करारा जवाब भी देते हैं। फरहान रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल, अफशीन आपको भी गुड मॉर्निंग। बड़ा जबरदस्त मैं अभी सुन रहा था बिलाल, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे हमारी आर्म फोर्सेज इस वक्त सीसा पिलाई दीवार नजर आ रही है और दीगर भपकियां जो है मोदी सरकार की उनका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे आप ही अपने महाज पर डटे हुए हैं और बड़े अच्छे से अपने मॉर्निंग शो से पैगाम पहुंचा रहे हैं एज अ पाकिस्तानी। I'm really appreciating you. Thank you. And I just love to watch you again and again. जिस तरह से आप तैयार होकर माशाल्लाह से बैठे हैं और भारतीयों को करारा जवाब आप रात में भी दे रहे होते हैं, सुबह सवेरे भी आप जाग रहे होते हैं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं अपनी नींद को? बस आपने सारा फोकस कर लिया है कि भारतीयों को अब जो इनकी गीदड़ भपकियां थी उनको करारे जवाब देने। देखिए बिलाल, सबसे पहले तो ये चीज है, जाहिर है आप बेहतर समझते हैं क्योंकि जो हमारा काम है वो तो है न्यूज से रिलेटेड है, टॉक शोज हैं या जो भी एक एज अ जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारियां वो हमने पूरी तो करनी है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो स्पेसिफिकली एज अ पाकिस्तानी, उसमें हर पाकिस्तानी आपको जैसे मैंने पहले कहा कि अपने अपने महाज पर डटा हुआ नजर आ रहा है और उसमें हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उसमें हमारे किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी पाकिस्तानी है वो भरपूर तैयार बैठे कि मोदी सरकार को इस दफा ये तजर्बा कर लेना चाहिए। ये जो धमकियां होती है, ये जो हर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उन्हें इस किस्म के जो है वो ड्रामा सूझता है और इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और अपने आप को वो समझते हैं कि एशिया में हम ही हम है, तो इसका इस दफा जवाब देने ही दे। और एज अ पाकिस्तानी आपने इस दफा देखा है कि पूरी नेशन ने, पूरी कौम ने हमारी आर्म फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होकर ये साबित किया है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा डिजिटल मीडिया है और हमारी आर्म फोर्सेस हमारी सरहदों पर है। हर बंदा अपनी, और मैं यहाँ पर बिलाल मेंशन करना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट को भी, सिफारती सतह पे भी बड़ा जबरदस्त इस दफा काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। आपको पता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे हो रहे हैं, सिफारती कनेक्शंस जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं और जो वक्फ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का मोदी के ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर, ये पूरी दुनिया के सामने जो एक्सपोज की है जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने और हमारे मीडिया ने, ये काबिल सताए। अच्छा फरहान रजा साहब, जरा एक क्वेश्चन है वो आपकी मौजूदगी में ही हो सकता है, बिकॉज आपके रवाबित हैं, फेडरल कैबिनेट से भी आप राब्ते में रहते हैं और जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज हैं उनके स्पोक पर्सन है या फिर आईएसपीआर की बात कर लें, यू आर बेटर इन टच विद देम। तो अभी क्या पॉलिसी वाजे हुई है? खासतौर पे करारा जवाब तो दिया है, फतह मिसाइल का जो एक कामयाब तजर्बा है वो भी हो गया है, व्हाट एल्स वी गोना डू? देखिए बिलाल, इसमें मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त आज के दिन की ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। दो चीजें, सबसे पहले तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, पाकिस्तान ने कभी दरअंदाजी नहीं की और पाकिस्तान कभी इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं करता
कि हमने स्ट्रेटेजिक जो है वो वहां पर हमने स्ट्राइक्स कर दी हैं, या हमने वहां पर अपने तैयारे भेज दिए, या किसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा जो रिसेंटली आपने देखा है भारत की जानिब से। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ये समझता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसकी मिसाल आप देखें जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने यूएनओ में अपना भरपूर तरीके से केस पेश किया है, भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ वहां पर बयान किया है, और वहां पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये चीज बड़े खूबसूरती से उनके सामने रखी है कि पाकिस्तान हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। पाकिस्तान इंटरनेशनली बिल्कुल एक फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो पहलगाम वाकई की, पाकिस्तान उसमें ताबन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करके भारत जो ऊंचे हथकंडे कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, वो ताकि एक्सपोज हो सके। एक तरफ तो ये कि पाकिस्तान सिफारती सतह पे अपना मौक़िफ़ भरपूर और बड़ी खूबसूरती से सामने रख रहा है और बहुत हद तक उसमें पाकिस्तान कामयाब हो चुका है, पूरी दुनिया अब इसको मान रही है। दूसरी तरफ जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान ने आज ही तजर्बा किया है अल-फतह मिसाइल का, तो पाकिस्तान ने यह भी पैगाम दे दिया है कि भाई हम एक अमन पसंद कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जारियत की गई या किसी किस्म का कोई तजर्बा किया गया हमारे खिलाफ, कोई कदम उठाया गया, तो हम गाफिल नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म की मुहिमजोई का जवाब देने, बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म की मुहिमजोई का जवाब देने के लिए। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान वेपन टैक्टिक्स में इस वक्त कितना आगे बढ़ चुका है? देखिए, पाकिस्तान ने जब से ये सारी स्ट्रेटेजी सामने आई भारत की, और पाकिस्तान के पास डेफिनेटली इस किस्म की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी आप देखिए कि फॉर्मेशन में पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन चंद दिनों में ये गालिबन तीसरा तजर्बा पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन मशकें हैं वो इस वक्त जारी हैं और बॉर्डर्स पे हम बिल्कुल अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हैं, और हमारे जो सिपा सालार हैं, आर्मी चीफ है, वो बिल्कुल वहां पर वर्षों पे जाकर जवानों से आपने देखा कि उन्होंने खिताब किया और भरपूर उन्होंने पूरी दुनिया को जवाब दिया कि हम हर किस्म की तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर भारत किस्म की जारियत करता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसका मैं आपको बताऊं कि आज ही मद्दे आम का खिताब दिया गया न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से उन्हें, तो ये एक मुंह तोड़ का सबूत है कि इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया जो है वो आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे सिपा सालार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया या इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम ने आज मद्दे आम का खिताब दिया, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब है भारत के लिए। और आईएसपीआर ने कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और टेक्निकल महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया उन्होंने। जी बिल्कुल अफशीन, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की मशकें इस वक्त बड़ी मशकें जो है वो जारी है, पाकिस्तान अपने मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है, तो ये एक भरपूर इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, तो एक भरपूर जवाब होता है हमारे दुश्मन के लिए कि अगर तो किसी किस्म की जारियत करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और इसी का मैं आपको बताता चलूं कि ये रिजल्ट है या इसी बात का नतीजा ये सामने आया है कि आज कितने दिन हो गए पहलगाम वाकई को, कभी वो 10 मिनट में FIR काट देते हैं, कभी हमारे ऊपर वो दहशतगर्दी के इल्जाम लगाते हैं कभी, लेकिन अभी तक जुर्रत नहीं हुई भारतीयों, जो इंडियन मीडिया है वहां पर तो जंग जारी है, लेकिन अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उन्हें जुर्रत नहीं हुई कि किसी किस्म की दरअंदाजी करें या हम पर हमला करें, लेकिन अगर ऐसा जो है मुआवजा राय करते हैं तो भरपूर जवाब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान भाई। आई होप कि आप इसी तरह आईएसपीआर के साथ और फेडरल कैबिनेट के साथ राब्ते में रहे, ताकि हमारे जो मॉर्निंग के व्यूवर्स हैं उनको भी हम आगाह करते रहे आपके थ्रू। थैंक यू वेरी मच। फरहान रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन है और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के ऊपर भी काफ़ी महारत रखते हैं बात करने की। अफशीन, आपने देखा एक डरावना ख्वाब है, और वो डरावना ख्वाब क्या है? JF-17 थंडर, पाकिस्तान फजाइया का ये वो शाहकार है जिसने रात की नींदें उड़ा के रख दी हैं। ये इतना ज़बरदस्त एक फाइटर जेट है। अगर हम बात करें राफेल की बात करें तो इंडिया बड़ा उसके ऊपर कहते हैं ना कि उछल कूद कर रहा था, लेकिन जब ये JF-17 थंडर की बात आई तो ये खामोश हो गए, परेशान हो गए कि अब पाकिस्तान वेपन के अंदर, वेपन टैक्टिक्स के अंदर और वेपन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत आगे निकल चुका है, विच इज मोर देन अ मार्वलस थिंग इन दिस मॉर्निंग कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी कौम के लिए एक डेटरेंस की सलाहियत रखनी चाहिए ताकि दुश्मन को हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखें।
बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्की दिफा की अगर बात की जाए तो हमेशा जो है वो हम सबसे आगे होते हैं, ख़ास तौर पे हम बहैसियत जो पाकिस्तान के यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, ये हमेशा आगे रहते हैं। सिविलियन की जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर भी हम अक्सर और बेशतर बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मौसमी तब्दीली की जो कि टॉप स्टोरी का हिस्सा है तो वो भी अब आपसे ज़रा शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स के हवाले से। मैंग्रोव्स काटने वालों को कराची पोर्ट एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई के बाद महकमे जंगलात हुकूमत सिंध ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। यानी कि वेरी गुड थिंग, पहली FIR है ये। जी, ये तो काफी पहले से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जाके FIR दर्ज हो गई है। और KPT जराये के मुताबिक ये FIR मैंग्रोव्स कटाई पर दर्ज होने वाली पहली FIR है। बिल्कुल ऐसा ही, ये पहली FIR है। और इस पहली FIR के ऊपर हम जरा सा अगर बात करें ना मैंग्रोव्स के, तो मैंग्रोव्स बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे लिए भी, समंदरी हयातियात के लिए भी और ब्लू इकोनॉमी के लिए भी। हम इस पर ही बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फिशर फोरम से हमारे साथ जो है वो मेहरान अली शाह साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेहरान साहब कॉल पर मौजूद है हमारे साथ। जी, मेहरान अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग हमेशा अपने फोरम के जरिए आवाज उठाते हैं और मैंग्रोव्स बहुत जरूरी हैं, बहुत अहमियत के हामिल है, खासतौर पर ब्लू इकोनॉमी के अंदर इसका बड़ा एक अहम रोल है। हाउ डू यू सी दिस थिंग कि ये जो FIR हुई है, ये चीजें पहले टेकअप होनी चाहिए थी लेकिन अब टेकअप हो रही हैं, बेहतर हैं, मामला अच्छे चल रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा से इनवाइट किया और बड़ी खुशी होती है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जितना हो सके कि अपने जो फिशर फॉक कम्युनिटी उनके इश्यूज को हाईलाइट कर सके। जी। लेकिन ये कि थोड़ा सा FIR पे आने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मैंग्रोव के जो इश्यूज हैं, एक तो बड़े पैमाने पे जो माफियाज तो काट रहे हैं, उनको कटाई की जा रही है, उनको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा समझे कि हम मैंग्रोव को भी ऐसे ओशन बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये हमारी नर्सरियां है, तो उनका बड़ा अहम किरदार होता है कि मछलियों की अफजाइश के लिए, झींगों के लिए, क्रैब्स के लिए। तो बेसिकली अभी इशू ये है कि अगर आप सर्वे करें, अगर पिछला रिकॉर्ड निकाले तो ये 6 लाख हेक्टेयर्स पर मुश्तमिल थे। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन नेगेटिव एक्टिविटी और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये अभी डिस्ट्रॉयड होते होते जो है वो खत्म होते अभी 70,000 हेक्टेयर्स पर आके पहुंचे। अब मतलब लॉन्ग डिफरेंट आ गया है कि कहाँ 6 लाख हेक्टर और 70,000 पर आकर पहुंचे। उसके दो रीजन है, एक जो आप कह रहे हैं कि भाई जो माफियाज हैं उनको बड़े पैमाने पे जो उनकी कटाई की जा रही है, लेकिन दूसरा इसका जो नेचुरल फिनोमेना है, जो जिसके जरिए जो हमारा जो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा मैंग्रोव जो जिसको हम सेफगार्ड भी कहते हैं, नर्सरीज भी कहते हैं, तो इसका एक ये कि जब सिंधु दरिया पे कोई डैम बैराज या कट या डाइवर्जन नहीं थे तो वो अपने साथ 180 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था और उसके साथ साथ 400 मिलियन टन सेंटीमेंट जिसको हम सिल्ट के या मिट्टी के वो आते थे, जिससे हमारे क्रिक्स बनते थे। ठीक है। तो उससे ये होता था कि जैसे क्रिक्स बनते थे, मिट्टी आती थी, तो वहां पर जो है वो नेचुरली जो है वहां पर आपकी मैंग्रोव की जो स्ट्रेंथ है वो और मजबूत होती थी और उनकी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है। लेकिन जब से ये जो नेचुरल जो फिनोमिना है, आपका जो नेचुरल सिस्टम है वो बंद हुआ है, तो इससे बड़ा एक ये नुकसान हुआ है कि 6 लाख से 70,000 हेक्टेयर्स पर आ गए। तो दूसरी आप एक बात कर रहे हैं कि जो FIR का है मसला, हमें बड़ा फख्र से कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम है उनका एक बड़ा किरदार रहा है। हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके हकूक के लिए बात करती है, तो मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें जो इस साहिल से पहले या फिर मैंग्रोव्स के इलाकों के अंदर जो मिट्टी होती है, जो एक ज़मीन होती है, वो पानी की लहरें वापस ले जाने में महारत रखती है। मैंग्रोव्स उस चीज़ को रोकते हैं। मैंग्रोव जो है वो लैंड को उसी जगह पर स्टेबल करके रखते हैं। फिर यहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं या जो झींगे होते हैं उनकी अफजाइश भी ज़्यादातर गौर की जाती है। फिर अगर हम बात करें तैमूर तालपुर साहब जब इसके मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हैं कि नहीं है मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी थी कि मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था।
अभी आप मुतमईन नहीं नजर आ रहे हैं मुझे कि वो एकड़ कम हो गया है, चीजें कम हो गई हैं, मिनिस्ट्रीज की जानिब से कुछ कोऑपरेशन किया जा रहा है? बिल्कुल, ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2008 या 9 के दरमियान, इन्होंने जब किया था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा से आई थी। तो इन्होंने एक ब्लू कार्बन के हिसाब से किया था। तो इन्होंने एक स्टार्टिंग की थी आपके केटी बंदर में, और केटी बंदर पर इन्होंने जो है ना वो बड़े पैमाने पे कहते हैं कि भाई हमने जो है ना वो उनकी प्लांटेशन की है, और हमने कोशिश की है कि जो हेक्टर्स जो है जिसमें रिडक्शन आई है तो उसको हमने थोड़ा सा उनकी कैपेसिटी को और हमने बढ़ाया। लेकिन रिसेंटली हम मेरी तरफ से एक हमने आर्टिकल भी लिखा था फिशर फोरम के प्लेटफॉर्म पर, और एक इनकी जो थर्ड पार्टी होती है जो इनकी ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें वो ऑडिट रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि भाई इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और जो इन्होंने कहा था कि भाई हम इतने हेक्टर्स पर जो है ना वो मैंग्रोव की प्लांटेशन करेंगे और इतने मैंग्रोव की जो है ना वो कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो वो जितने भी इनके जो नुक्ते थे, जहां इनकी जो एसिडिटी थी, या आप ऐसे समझे जो इनका और जिनके ऑब्जेक्टिव थे, वो उन ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो फिल नहीं कर सके। तो ये इसमें टोटली जो है ना वो बिल्कुल फेल हुए हैं, क्योंकि ये मैं कोई अपनी रिपोर्ट नहीं बता रहा, ना पीएफएफ की बता रहा हूं, ये हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा इस पे बेसिकली काम है, और हम समझते हैं कि भी हमारी ओशन बायोडाइवर्सिटी में ये बहुत बड़ा अहम नुकता है कि आपके मैंग्रोव, अगर मैंग्रोव हैं, क्योंकि ये मैंग्रोव लंग्स की तरह काम करते हैं आपके समंदर के अंदर आपकी मछलियों की अफजाइश के लिए, तो इसलिए हम इसको बड़ा जो है ना वो उसको देखते हैं। लेकिन ये इसमें टोटली फेल हो चुकी है। ये रिपोर्ट है हमारे पास, अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। इनकी ऑडिट रिपोर्ट है जिनकी थर्ड पार्टी ने खुद ही सर्वे की, ये सारी चीजें की हैं, जिसमें ये फेल हो चुके हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि हम बिल्कुल मुत्तमिन नहीं है इनके इन प्रोजेक्ट से, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रोजेक्ट्स लाते हैं और इसकी कोई अच्छी तरीके से मोनेटाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ये इनके प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और उसमें सस्टेनेबिलिटी पायदारी नहीं होती। अच्छा मेहरान साहब, अगर हम मैंग्रोव की मजीद अफजाइश करें तो ये ब्लू इकोनॉमी के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था, एक तो ये हमारे जो साइक्लोन्स हैं उनसे हमें तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम समझते हैं हम क्या मतलब ये हमारा जो कुदरती जो फिनोमेना या नेचुरल फिनोमेना है, वो इस चीज को रियलाइज करता है कि मैंग्रोव जो है वो समंदर के अंदर एक तो लंग्स है और दूसरी हमारी नर्सरीज है। अगर ये होते हैं तो आपकी जितनी भी आपका जो लाइवलीहुड है उसमें ज्यादा जो है ना वो इंप्रूवमेंट आ सकती है। आपकी जो जिस तरीके से जो इनका जो बिजनेस जो चल रहा है स्मॉल स्केल फिशर्समैन का, उसके अंदर भी जो आ सकता है। और दूसरा साथ साथ ये जो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको आप ब्लू इकोनॉमी के नाम दे रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूं ये तो एक बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो अदा करते हैं मैंग्रोव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आखिर में ये भी जानना चाहूंगा कि मैंग्रोव्स की तादाद बढ़ाने के लिए, इनकी अफजाइश को और तेज करने के लिए किस तरह से हुकूमती कॉपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस वक्त नेशनल टेलीविज़न का मेहमान हैं। ये प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो आला हुक्काम हैं, जो कंसर्न इदारे हैं, उन तक ये आवाज़ ज़रूर जाती है और आपका फोरम हमेशा आवाज़ उठाता है। फिशर फोक फोरम फिशरमैन्स की बेहतरी के लिए और बहाली के लिए भी बात करता है। तो अगर मैंग्रोव्स की अफजाइश पर बात करनी है तो हुकूमत से किस तरह के कॉपरेशन की ज़रूरत है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया मुझसे, क्योंकि अभी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है जर्मन के साथ। एक जर्मन इदारा है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे तो काम करता है, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ भी काम करता है। तो अभी हमारी रिसेंटली इनके साथ कोलैबोरेशन हुई है, जिसमें हमने जो है ना वो 2 नर्सरियां एस्टैब्लिश की हैं हमने, इब्राहिम एदरी और रेडीकोट के अंदर। और दूसरा ये कि साथ साथ हमने यूथ को एंगेज करके यहाँ पर एक सीड्स आते हैं, एक मंथ आता है जून जुलाई से 2 महीना 3 महीना पहले, उसमें ये सीड्स गिरते हैं। जो आप ऐसे समझे कि तिम्बर के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, और वो गिरते तो उसकी कोई जो है ना आप ऐसा समझे कोई हिकमत अमली नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब फिशर फोक फोरम जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी हकूक के लिए बात करें, तो हमने नौजवानों को एंगेज करके हमने जो ना वो हंड्रेड्स के थाउजेंड्स के करीब हमने जो ना वो सीड्स कलेक्ट की हैं और हमने जाके उनकी प्लांटेशन की है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर अगर हम काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट दे हैव टू गेट इन टच विद द पीएफएफ एंड वी आर हियर टू एक्सप्लेन टू हाउ टू इंप्रूव द मैंग्रोव्स इन आवर सिंध।
अच्छा, एक तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और हम जो है वो वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये एक बात है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात से बड़ा मुतासिर हैं, क्योंकि पहले भी आप इस पर बात करके गए। हम कोशिश ये करेंगे कि मैंग्रोव्स आपके फोरम के जरिए जहां जहां मैंग्रोव्स है तो वहां से भी एक मॉर्निंग शो किया जाए ताकि आवाम को बताया जाए इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मेहरान अली शाह साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान फिशर फोक फोरम से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेशकीमत राय से आगाह। बहरहाल ये जो सारी बातें हो रही हैं मैंग्रोव्स के हवाले से, मैंग्रोव्स बड़ा ज़रूरी, और मुझे याद है आई स्टिल रिमेंबर जो है वो प्लेटफॉर्म और चैनल दूसरा होता था, लेकिन वी वर इनवाइटेड फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट, और तैमूर तालपुर साहब जो है वो इसके मिनिस्टर थे, और मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम किए और ये भी बताया कि सिंध हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट लगाया और रिकॉर्ड तोड़ मैंग्रोव्स की अफजाइश हुई, उनको बड़ा किया गया। फिर उससे बड़ा हमने ये भी देखा कि इकोनॉमी के अंदर फर्क पड़ा, बड़े पैसे कमाए थे सिंध हुकूमत ने, जो कि इसकी बेहतरी के लिए लगाए गए। और आई होप के ये जो है वो आगे भी चीजें इसी तरह बेहतर होंगी। जो भी सिंध के मिनिस्टर होंगे इस कंसर्न डिपार्टमेंट के और मिनिस्ट्री के, वो बेहतरी के लिए काम करें। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, जरूर स्टे विद अस।